नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित 12वीं करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को आरंभ करने से पहले आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में, जो कि एक महान साहित्यकार भी माने जाते हैं, के बारे में जान लेते हैं। लेखक का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं से ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इन्होंने इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। ये बहुत ही महान साहित्यकार रहे हैं। अपने समय में इन्होंने बहुत सी कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध जैसी अनेक विधाओं की रचना की है। इन्होंने अति यथार्थ भावनाओं को बड़ी सजीवता से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। लेखक एक उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। इस तथ्य को कोई भी नकार नहीं सकता है। यह पाठ लेखक का एक संस्मरण है और ये उच्च कोटि का संस्मरण माना जाता है। संस्मरण क्या होता है? जो लेख जो है वो किसी की याद में लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। इस पाठ में लेखक ने फादर कालिम बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है, यानी कि उसके बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के जो है उनका जन्म यूरोप के बेल्जियम में हुआ था। उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल थी, जो कि धर्म गुरुओं संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया, यानी कि भारत में आकर ही उन्होंने अपने सारे कार्य पूर्ण किए, क्योंकि उन्हें भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था। लेखक के और फादर बुल्के के संबंधों की झलक जो है वो हमें इस संस्मरण में देखने को मिलती है। इसीलिए ही लेखक कहते हैं कि जब तक रामायण है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा, यानी कि जब तक दुनिया रामायण को पढ़ती रहेगी तब तक फादर बुल्के को भी याद किया जाएगा। उन्हीं की याद में लेखक पाठ का आरंभ करते हुए कहते हैं कि फादर को जहरपात से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? लेखक फादर बुल्के को याद करते हुए कहते हैं कि फादर की जो मृत्यु हुई थी वो जहरपात नामक एक रोग से हुई थी। जहरपात एक जहरीला फोड़ा होता है जिसका जहर धीरे धीरे फैलता रहता है और इसमें बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि फादर जैसे महान पुरुष को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास थी, अमृत के समान उनकी रगों में मिठास भरी हुई थी। तो फिर ऐसे महान पुरुष के लिए जहर का विधान क्यों है? यानी कि ऐसे महान पुरुष जहर से ही क्यों मरे हैं? ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? लेखक कहते हैं कि ये सवाल जो मेरे दिल में, दिमाग में छाया हुआ है, इसे मैं किससे पूछूं? ऐसे कौन सा ईश्वर है जो मेरे इस सवाल का उत्तर दे सकता है? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे?
कहते हैं कि फादर पुलके की प्रभु में बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो अपनी देह की यानी कि अपने शरीर की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। कहते कि एक उम्र उनकी हो गई थी, अपनी इस उम्र में आकर उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा दी। कहते कि फिर ऐसी परीक्षा उन्होंने जो दी है उसके बारे में हम किससे पूछें। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने एक पादरी के सफ़ेद चोगे यानी कि पादरी जो कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार का उनका पहनावा होता है, उसके बारे में बताते हैं कि वो एक आकृति मेरे सामने थी। कहते कि उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती बूढ़ी दाढ़ी थी, नीली आंखें उनकी नीली थीं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उनकी बाहें इस प्रकार से हमेशा दिखाई देती थी जैसे वो दूसरों को अपने गले से लगाने के लिए व्याकुल हों। इतनी ममता, इतना अपनत्व, कहते हैं कि इतना प्यार दूसरों के लिए। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। कहते कि कहने को तो फादर पुलके एक साधु थे, वो पादरी थे, तो कहते हैं कि एक साधु के अंदर अपने हर एक प्रियजन के लिए यानी कि जो भी उनसे मिलता था वो उनका प्रियजन बन जाता था, तो हर एक के लिए इतना प्यार रहता था उनके दिल में। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कहते हैं कि मैं पिछले 35 साल से उनको जानता था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। लेखक कहते हैं कि मैं तो उन्हें तब से जानता था जब वो इलाहाबाद में रहते थे, और मैं उन्हें तब भी जानता था जब वह मुझे मिलने दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कहता है कि आज फादर पुलके नहीं हैं, लेकिन आज भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी बाहें जो हैं उन्होंने अपनी बाहों में मुझे ले लिया है, और उनकी बाहों का दबाव जो है वो मेरी छाती पर पड़ा हुआ है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कहते हैं कि जिस प्रकार अगर हम एक शांत और उदास संगीत को सुने और हमारे मन में उदासी छाती है और अच्छा लगता है, कहता उसी प्रकार फादर को याद करना एक उदास संगीत जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कहता जब हम उनको देखते थे तो हमें ऐसे लगता था कि हम करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं, और उनसे बात करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था जैसे कि हम कर्म के संकल्प से भर गए हैं कि हमने काम करते जाना है, कर्म करते जाना है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। अब यहाँ पर लेखक ने अपने और फादर के रिश्तों के बारे में बताया है, अपने संबंधों के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या था? एक साहित्यिक संस्था थी जिसके सदस्य लेखक भी थे और फादर पुलके भी थे। वो फादर पुलके जो थे वहाँ के सबसे बड़े माने जाते थे। तो लेखक कहता है कि मुझे उस साहित्यिक संस्था के वो वाले दिन याद आते हैं जब हम उस संस्था में रहते हुए एक पारिवारिक रिश्ते में बंध गए थे जिसके बड़े फादर पुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें उनके अपने आशीषों से भर देते। लेखक कहता है कि हम जब वहाँ पर बैठे होते तो फादर जो थे वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते कि अगर किसी बात पे बहस छिड़ जाती, किसी रचना पर या किसी भी बात पे, तो वो अपना सहयोग देते थे, उसमें बहस करते थे। कहते अगर हम कोई रचना करते तो वो उस पर अपनी राय देते थे और अपने सुझाव देते थे। और अगर हमारे घर में
किसी भी प्रकार का कोई उत्सव होता या कोई संस्कार होता, तो उस समय में एक बड़े भाई की तरह या एक पुरोहित की तरह हमारे पास खड़े होते और हमें अपने आशीषों से भर देते, यानी कि हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। लेखक कहते हैं कि मुझे वो समय भी याद आते हैं जब मेरे बेटे का अन्न संस्कार था और फादर बुल्के ने सबसे पहले उसके मुंह में अन्न का दाना डाला था। और मुझे वो समय भी याद आता है कि जब उनकी आँखों में, नीली आँखों में वात्सल्य तैरता हो, और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम किसी देवदार के पेड़ की छाया के नीचे खड़े हों। जिस प्रकार एक देवदार का वृक्ष होता है वो सबको छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि हमें एक छाया सी महसूस होती थी जब हम फादर बुल्के के पास खड़े होते थे। कितना ही अनोखा वर्णन किया है लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का, उनके प्यार का, उनके अपनेपन का। आगे लेखक क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करें? वो कहते हैं मैं कहाँ से उनके बारे में बताना शुरू करूं? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो पुराने समय को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे इलाहाबाद की वो सड़कें नज़र आ रही हैं जहाँ पर कि फादर साइकिल चलाया करते थे। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि वो हमारे पास आते, साइकिल को रोकते और मुस्कुराते और उतर कर कहते कि मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कहता कभी भी मैंने उनके आंखों में या उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, आवेश में मैंने जरूर उनको देखा है, और आवेश में और ममता में और प्यार में लबालब छलकता हुआ मैंने उनको महसूस किया है। यानी कि उनके अंदर से ममता और प्यार जो था वो छलकता रहता था कि कोई भी आए और उसको ले जाए। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक कहता है कि जब मैं उनको देखता तो उनके बारे में मेरे मन में विचार पैदा होते कि बेल्जियम में उन्होंने इंजीनियरिंग की, अपने अंतिम वर्ष में पहुंच गए थे इंजीनियरिंग के, तो अचानक से उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, क्योंकि उनका घर परिवार भरा पूरा था, सब थे उनके परिवार में, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी और पिता थे। लेखक जब उनसे इसके बारे में पूछता है तो फादर क्या बताते हैं, आपको अपने देश की याद आती है? लेखक उनसे पूछता है तो फादर कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। कितने महान थे फादर कि जन्म तो उनका कहीं हुआ और वो अपना देश भारत को ही बताते थे। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक कहता है कि मैं आपसे जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो फादर कहते हैं हाँ, बहुत याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? लेखक पूछते हैं कि घर के में ऐसा कौन है व्यक्ति है जिसकी याद आपको बहुत ज़्यादा आती है? तो फादर अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूबे जाते देखा है। कहते और अक्सर ही मैं उनको माँ की स्मृति में यानी कि माँ की यादों में डूबा हुआ देखता था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। कहते अक्सर ही उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती रहती थी और उनके जो अभिन्न मित्र थे, जो गहरे मित्र थे, जिनके साथ उनका गहरा लगाव था, वो थे डॉक्टर रघुवंश।
कहते वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ उन्हें दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। कहते कि अपने पिता के लिए और भाइयों के लिए ज़्यादा प्रेम नहीं था उनके मन में। उनके पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। कहते हैं कि पिता व्यवसायी थे, अपना काम था उनका। भाई जो था, एक भाई तो पादरी हो गया और दूसरा भाई क्या, अपना काम करता है, उसका एक अपना परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहन बहुत ही सख्त थी, सख्त स्वभाव की थी, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त कर उन दिनों देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। कहते कि जब फादर यहाँ पर आ गए थे तो वहाँ से वो भारत से 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, फादर अपने बारे में बताते हुए कहते कि मैं तो एक सन्यासी हूँ। तब लेखक पूछते हैं कि आपने सब कुछ छोड़कर सन्यास क्यों धारण कर लिया। फादर कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, कि प्रभु चाहते थे कि मैं सन्यास धारण करूं। वे बालकों की तरह सरलता से मुस्कुराते कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। वो कहते हैं ना कि बच्चे की लक्षण जो है कि उसने बड़े होकर क्या बनना है, वो पालने में ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वही बात जो है वो फादर पुलके के ऊपर सिद्ध होती है, सही साबित होती है। फादर पुलके कहते हैं कि मेरी माँ ने तो बचपन में ही कह दिया था कि मेरा लड़का जो है वो हाथ से निकल गया है। और सचमुच ही वो कहते ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर पुलके एक सन्यासी बन गए और अपनी माँ के हाथों से निकल गए। जब धर्म गुरु के पास गए और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। कहते हैं कि सन्यास लेते समय उन्होंने अपने धर्म गुरु के पास एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, कि मैं भारत जरूर जाऊंगा। कहते हैं कि जो पादरी होते हैं उनमें जब सन्यास लेते हैं यानी कि पादरी बनते हैं, तब जो सन्यास लेने वाला होता है वो कोई एक शर्त रख सकता है। तो फादर ने क्या शर्त रखी कि मैं सन्यास लूँगा तो भारत जाऊँगा। लेखक कहते हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी। तब फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये सब क्यों उठा, बस मेरे मन में था कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, तो मैं भारत की बात उठा दी। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। कहते हैं उन्होंने सन्यास को धारण किया और भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कहते हैं कि 2 साल तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे करते हैं, धर्म क्या है उनका, उस सब की उन्होंने पढ़ाई की, उसकी शिक्षा ग्रहण की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए की। लेखक कहते हैं कि दार्जिलिंग में उन्होंने 9-10 वर्ष तक लगातार पढ़ाई की, फिर कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। विभाग के अध्यक्ष थे यानी कि एक हिंदी का विभाग बना हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। जो फादर थे उन्होंने शोध किया और वो शोध उन्होंने कहाँ पर किया, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से, और वो उन्होंने पूरा किया 1950 में। उनके शोध का विषय क्या था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसके ऊपर उन्होंने शोध किया और एक ग्रंथ लिखा। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया नील पंछी के नाम से।
कहते हैं कि फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो कि अंग्रेजी में था, जिसका नाम था ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण किया, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेट करना, उन्होंने वो किया और उसका नाम रखा नील पंछी। फादर बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद किया। कहते हैं कि रांची में वह हिंदी और संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी कि ये दो विभाग जो बने हुए थे, संस्कृत और हिंदी, इन दोनों विभागों के अध्यक्ष बन गए और वहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़े, पटना गए, दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। कहते हैं कि वहीं पर उन्होंने रांची में ही उन्होंने अपना हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया, बाइबल का भी अनुवाद किया। वहीं पर वो बीमार पड़ गए, वहाँ से वो पटना गए, दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर वो इस संसार को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय उनकी उम्र क्या थी? 73 वर्ष की। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए और तब तक के लिए धन्यवाद।